दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। वैसे पाकिस्तान अपने वजूद में आने के समय से ही मुश्किल दौर से गुजरता रहा है, यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन यह जो समय है, उस समय में पाकिस्तान अपने 77 साल इतिहास के सबसे भयावह और चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। अंदरूनी कलह, हिंसा, जनाक्रोश, राजनीतिक अस्थिरता पूरे देश को एक तरह से हिला कर रख दिया है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। देश में हिंसा, विद्रोह जो मचा हुआ है, उस पर पूरी दुनिया की दृष्टि लगी हुई है। क्या यह पाकिस्तान के अंत की आहट है? क्या पाकिस्तान के अंत के आरंभ शुरू हो गए हैं? क्या यह देश अपनी समस्याओं से जूझते हुए बिखर जाएगा, या फिर वहां की सत्ता और सेना इसे संभाल लेगी? यह सवाल अब हर किसी के जुबान पर है, और यह क्यों है, यह भी कोई ढकी छिपी बात नहीं है। रविवार को एक तरफ इमरान खान की पार्टी पीटीआई एक बड़े धरना की घोषणा कर चुकी है। इमरान खान ने ही जेल में रहकर इस धरना का आह्वान किया है। तो वहीं दूसरी तरफ पारा चिनार, जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम जिले का है, वहाँ जो शिया सुन्नी के बीच जो संघर्ष पिछले 3 दिनों से चल रहा है, उसमें करीब करीब 200 लोगों की जानें चली गई हैं। तो इतना ही नहीं, बल्कि तीसरा मोर्चा पीओजे जो है और गिलगित बल्तिस्तान, वहां भी आजादी के नारे फिर से गूंजने लगे हैं। ये हालात ऐसे हैं जो एक तरह से कहा जाए तो लगभग पाकिस्तान के 60% हिस्से को एकदम से अस्थिर कर रखा है। आइए इस पर डिटेल में बात करते हैं। उसके पहले आप सबसे एक आग्रह कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, वीडियो पर अपने कमेंट भी दें, साझा करें। साथ ही चैनल नया है, सो बार बार आपसे गुजारिश, आपके सहयोग की आवश्यकता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो जो अपलोड की जाए उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके। तो बात शुरू करते हैं पारा चिनार से। जी हाँ, इसके पहले भी एक वीडियो में मैं उस दिन की घटनाओं के बारे में बताया कि कुर्रम जिले के पारा चिनार में एक यात्री वाहन पर आज से 3 दिन पहले हमला हुआ। आरंभिक दौर में 50 लोगों के मारे जाने की बात सामने आई थी। ये सारे शिया मुसलमान थे। उसके पहले की अगर बात करें तो उसके पहले बन्नू में टीटीपी ने एक बड़ा हमला फौजियों पर किया था। इसके बाद जब यह यात्री वाहन पर जब हमला हुआ तो आनन फानन में लोग टीटीपी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराने लगे। फिर टीटीपी के समर्थक सोशल मीडिया पर यह सफाई दिए कि वे आम लोगों पर हमला नहीं करते, बल्कि उनकी जो अदावत है, उनकी जो दुश्मनी है, उनकी जो मुहिम है, उसके निशाने पर पाकिस्तान आर्मी है। इसके बाद
कयास लगाने शुरू हो गए कि आखिर सियाओं को क्यों मारा गया। ऐसे भी पाकिस्तान एक सुन्नी बहुल देश है और वहाँ सिया सुन्नी का विवाद कोई नया नहीं है और इस तरह दोनों समुदायों के बीच खूनी संघर्ष होते रहे। अब जब उसके बाद से कल से ही पाराचीनार में एकदम भगदड़ मची हुई है। वहाँ लाशें बिखर रही हैं, लोग जान गंवा रहे हैं, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, बंदूकें गरज रही हैं, बम फट रहे हैं, लाशों के ढेर लग रहे हैं, लेकिन ना तो वहाँ की खबरें मुख्य धारा की मीडिया की सुर्खियां बन रही हैं, न ही वहाँ खैबर पख्तूनख्वा की सरकार का कोई नुमाइंदा या फिर पाकिस्तान के फेडरल गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा वहाँ अब तक नहीं पहुंचा है। ऐसा बताया जाता है कि वह उसकी जो लोकेशन है वह 3 तरफ से उसके बॉर्डर अफगानिस्तान से लगा हुआ है और वहाँ के समाज में घर घर में हथियार होना एक आम बात है। AK-47 जैसे हथियार, लाइट मशीन गन जैसे हथियार तो आम है ही, रॉकेट लॉन्चर भी कोई वहाँ अजूबा चीज नहीं है। वैसे भी माना जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा का बहुत सारा इलाका जो है वह पाकिस्तान के कब्जे से एक तरह से कब्जे में नहीं है। अगर हम बात करें इमरान खान की पार्टी PTI जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, रविवार को उसका एक बड़ा धरना इस्लामाबाद में होने वाला है और उसके लिए शुक्रवार से ही पाकिस्तान सरकार कमर कस चुकी है। ऐसे में पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर को शनिवार की सुबह 5 बजे IG से मिलने के लिए समय तो है, वहां तो जा सकते हैं, लेकिन पाराचीनार जाना मुनासिब नहीं समझा। PTI वाले मामले पर हम आते हैं, उस पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले ठीक POK का मामला है। POK और गिलगित में भी सिर्फ यह POK के कोटली, मीरपुर, मुजफ्फराबाद तक ही नहीं बल्कि गिलगित बल्तिस्तान तक में पाकिस्तान के खिलाफ धरना प्रदर्शन अपने फिर उरूज पर आ गया। वास्तव में POK के तथाकथित प्रेसिडेंट ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस पास किया है जिसके अनुसार वहां के लोगों को धरना प्रदर्शन करने पर रोक लगाई गई। बस इसके बाद वहां के लोग भड़क उठे और भड़कने कर उन्होंने सिविल नाफरमानी यानी असहयोग आंदोलन करने का फैसला किया और इसके लिए डेट मुकर्रर की 5 दिसंबर। लेकिन जिस तरह छोटे मोटे जो अवामी एक्शन कमेटी है वहाँ की, वह छोटे मोटे धरने प्रदर्शन छिटपुट कर रही थी, उस पर फौज और पुलिस ने जो अत्याचार किए उसके बाद उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और शुक्रवार से ही लोग सड़कों पर निकल पड़े। यहाँ तक इस आंदोलन में, इस धरना प्रदर्शन में बच्चे और महिलाएं भी सड़कों पर निकली हैं और इसकी वीडियो से पूरा सोशल मीडिया अटा पड़ा है। पाकिस्तान की आर्मी टीयर गैस और अन्य सारी चीजें एम्बुलेंस में भर भर के ले जा रही थी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है
कि वहाँ के लोगों ने उस एम्बुलेंस को घेर लिया। उसके बाद एम्बुलेंस चालक वहाँ से भागने के लिए उसे रास्ता नहीं मिल रहा था, तो वह लगभग 50 मीटर तक 50 मीटर 100 मीटर तक वह बैक गियर में गाड़ी लेके जा रहा था। फिर अंत में वह एक दूसरे वाहन से टकरा गया और रुक गया। फिर भीड़ ने उसके साथ उसे एम्बुलेंस से निकाला और उसके साथ मारपीट की। पीओके की जो आंदोलनकारी हैं, अवामी एक्शन कमेटी के लोग, उनका कहना है कि पहले तो हम लोगों ने ये तय किया था कि 5 दिसंबर को से हम सिविल नाफरमानी के जो अभियान है वो शुरू करेंगे, लेकिन जैसे यहाँ की का प्रशासन उनके साथ बिहेव कर रहा है, उसके अनुसार वह 29 नवंबर से ही यह मुहिम अपना शुरू करने का फैसला किया है। लेकिन अगर स्थितियां जो शनिवार को है, अगर रविवार तक स्थिति नहीं बिगड़ती है, तब तो 29 नवंबर से वे सिविल फरमानी पर की मुहिम पर निकलेंगे। लेकिन अगर कुछ प्रशासन और कदम उठाता है तो यह अगले दिन से ही यह मुहिम शुरू कर दी जाएगी। एक तरह से पूरे पीओजे के उबाल पर है, जनाक्रोश वहाँ का उबाल पर है और गुस्सा लोगों का अब फूट पड़ा है। आपको बताते चलें कि पीओजे की जो है पिछले 3 वर्षों से अलग अलग मुद्दों को लेकर, कभी जो लोड सेटिंग की मांग को लेकर, लोड सेटिंग खत्म हो इसकी मांग को लेकर जो आंदोलन 2021 के अंत और से शुरू हुआ था, वह बिजली बिलों पर आया। फिर अलग अलग नागरिक मांगों को करते हुए वहाँ के लोगों का गुस्सा टुकड़े टुकड़े में बढ़ता गया और अब यह इधर उधर का गुस्सा अब एक साथ मिल गया है और यह अब पूरे उबाल पर है। एक तरफ पाराचीनार जहां खून की नदियां बह रही हैं, तो दूसरी तरफ पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान में प्रदर्शन अपने उरूज पर है। पीओजे के कोटली, मीरपुर, मुजफ्फराबाद जैसे जो बड़े शहर हैं, वहाँ की सड़कें एक तरह से प्रदर्शनकारियों से अटी पड़ी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो इमरान खान पिछले 1.25 साल से जेल में बंद है और जब तब वह धरना प्रदर्शन का आह्वान करते हैं और फिर पीटीआई के समर्थक सड़कों पर अपना तांडव मचाते हैं। एक बात समझ में नहीं आती कि जब पाकिस्तान की सरकार और आर्मी कहती है कि इमरान खान अपना समर्थन लोगों में खो चुके हैं, उनके साथ आवाम नहीं है, तो फिर उनके कॉल देने से, उनके आह्वान करने से सरकार इतनी डरी सहमी क्यों है और इस तरफ इस्लामाबाद को किले में क्यों तब्दील कर रही है। इस बार जो इमरान खान के समर्थक हैं, उनकी पार्टी पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुख्य तौर पर उनकी 3 मांगें हैं। एक कि इमरान खान को जेल से रिहा किया जाए और जब तक जेल से रिहा नहीं किया जाएगा तब तक वे धरने पर बैठे रहेंगे। दूसरी मांग है कि 26वें जो संविधान संशोधन है उसको निरस्त किया जाए, क्योंकि इस संविधान संशोधन के माध्यम से
जो आर्मी चीफ हैं उनके कार्यकाल को बढ़ाने का प्रावधान है। और तीसरी जो मांग है कि जो 8 फरवरी को पिछले 8 फरवरी को जो यहाँ आम चुनाव हुआ था, उस आम चुनाव में जो गड़बड़ियाँ की गई थी, और कहा जाता है कि इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ को पहले जीतती हुई दिखी, फिर उससे मैनिपुलेट किया गया और इस तरह जनमत का गला घोटा गया। तो ये 3 मांगें उनकी मुख्य रूप से है और इन 3 मांगों को लेकर पूरे देश से, पूरे मुल्क से जो पीटीआई के समर्थक है वो इस्लामाबाद की ओर कुछ कर चुके हैं। अब सरकार इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए 37 सड़कों को ब्लॉक कर दिया है और 6 मोटरवे को बंद कर दिया है। रात 8 बजे के बाद जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनके स्टैंड जो है उनको बंद कर दिया गया है। कोई सार्वजनिक स्थान पर कोई जमावड़ा नहीं हो सकता, धारा 144 लागू कर दी गई है। शॉपिंग मॉल्स वगैरह सारे बंद हैं इस्लामाबाद में। पूरा इस्लामाबाद बंद है। इस्लामाबाद की तरफ आने वाली सभी सड़कों पर कंटेनर लगा दिए गए हैं। हाँ, एक बात मजे की बात है, सारे देशों के पास कंटेनर होते हैं आयात निर्यात के लिए, सामानों को शिपमेंट करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां धरना प्रदर्शनों को रोकने के लिए या धरना प्रदर्शन को करने के लिए कंटेनरों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इसका उदाहरण हम इमरान खान की पार्टी के द्वारा किए गए आंदोलन में भी देख सकते हैं, जब इमरान खान कंटेनर पर चढ़कर तत्कालीन सरकार के खिलाफ गरज रहे थे। तो यह कंटेनर भी वाकई कई कामों में आता है, इसके उपयोग कई तरह के हो रहे हैं। यहाँ तक कि इस्लामाबाद के जो हॉस्टल्स हैं जहाँ यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बच्चे रहते हैं, शुक्रवार को उन बच्चों को हॉस्टल से निकाल कर कहा गया कि आप वो अपने अपने घर चले जाएं। हॉस्टल तक को खाली करवा दिया गया है ताकि यूथ जो है इस्लामाबाद से बाहर चली जाए। सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि इस्लामाबाद देश की राजधानी है और यहाँ अगर कोई बाहर से इस्लामाबाद पहुँचता है एयरपोर्ट पर या किसी को बाहर जाने का टिकट हो तो वह कैसे जाएगा, और यह अनिश्चितकालीन है, ये कोई एक दिन के लिए नहीं है। साथ ही जिस तरह मोटरवेज और सड़कों को ब्लॉक किया गया है, वह इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी और उधर पाकिस्तान इस्लामाबाद से पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं वह तक बंद है। तो कहने को तो इस्लामाबाद बंद है और इस्लामाबाद को सील किया गया है, लेकिन इससे तकरीबन 12 से 14 करोड़ लोगों के जनजीवन पर इसका प्रभाव पड़ेगा और एक तरह से कहा जाए तो आधा पाकिस्तान पूरी तरह से ठप हो जाएगा। इस पूरी गतिविधियों में पूरी मोबाइल सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान में इंटरनेट की सर्विसेज हमेशा कभी पूरी तरह से बंद कर दी जाती है, तो कभी डाउन कर दिए जाते हैं, तो कभी फायरवॉल लगा दिया जाता है, कभी सोशल मीडिया को बंद कर दिया जाता है। तो इस तरह वहाँ की सरकार और सेना इसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या यह स्थितियां
खुद ब खुद ऐसी उत्पन्न हो रही हैं, या इसके पीछे कारण क्या है? जो तात्कालिक परिस्थितियां हैं उसे देखकर इन सारी चीजों के बीच तीन चीजें उभर कर सामने आती हैं। पहला, कि यह एक ऐसा मुल्क है जिसे लीडरलेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कहने को प्रधानमंत्री हैं, कहने को राष्ट्रपति हैं, लेकिन वहां इनकी नहीं चलती, किसकी चलती है ये सब पता है। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान सरकार की आधी कैबिनेट पाकिस्तान से बाहर दूसरे मुल्कों में तफरी कर रही है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी बीते 3 महीने से दुबई में अपने टूटे पैर का इलाज करा रहे हैं। तो यह एक लीडरलेस कंट्री है और दिशाहीन लोग जो खास करके मजहबी कट्टरता से मोटिवेटेड हैं, वे इस पूरे माहौल को खराब कर रहे हैं। और जो तथाकथित लीडर्स हैं, नेता हैं अलग अलग पार्टियों के, वो अपने चंद निजी स्वार्थों के चक्कर में पूरे मुल्क को आग में झोंक रहे हैं। और इन सब के पीछे की चाबी ऐंठने वाली पाकिस्तान की सेना है। लेकिन मजे की बात यह है कि पाकिस्तान की सेना भी चाबी खुद नहीं ऐंठती, बल्कि उनकी भी चाबी ऐंठने वाला है। आज पाकिस्तान 2 सुपर पावर के बीच फंसा हुआ एक मुल्क है। एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ चीन। इन दोनों सुपर पावर के लिए पाकिस्तान एक बैटल ग्राउंड बना हुआ है। यह कैसे इन दोनों सुपर पावर के लिए बैटल ग्राउंड बना हुआ है और इससे कैसे जियोपॉलिटिक्स प्रभावित होती है, जियोपॉलिटिक्स में इसके क्या महत्व है और किसके क्या स्वार्थ हैं, इस पर एक अलग चर्चा हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान इन सब चीज़ों में, इनके दलदल में फंसा हुआ है और यह दलदल में लगातार धंस रहा है। और कब तक इसके पास समय है, यह शायद दुनिया में आज कोई भी नहीं कर सकता कि पाकिस्तान संभल जाएगा या बिखर जाएगा। पाकिस्तान एक ऐसे दो मुँहे चौराहे पर खड़ा है कि वहाँ से उसकी दिशा तय नहीं हो पा रही है। कोई कंपास उसे दिशा नहीं दिखा पा रहा है कि उसकी मंजिल किधर है। वह बिना मंजिल का एक भटका हुआ मुल्क है जो धीरे धीरे अपने बिखराव की ओर, अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। नमस्कार।